अगला टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। सामान्यतः हम सीखने को अधिगम मान लेते हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में केवल सीखना अधिगम नहीं होता है। सीखने के बाद यदि वह व्यवहार हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो अधिगम कहलाता है। यानी जब तक सीखना हमारे व्यवहार में स्थायी नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कहलाएगा। शार्ट हैंड के अनुसार प्रतिदिन होने वाले नए नए अनुभवों के कारण हमारे व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। एक बालक या व्यक्ति में नियमित रूप से जो परिपक्वता की दिशा में परिवर्तन आते हैं विकास को दर्शाते हैं तथा उन्हें स्थायी होने पर अधिगम की संज्ञा दी जाती है। अधिगम की अवधारणा या परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही अधिगम है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वुडवर्थ की परिभाषा। गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम की परिभाषा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। स्किनर के अनुसार व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार नया ज्ञान आदत एवं अभिव्यक्तियों का अर्जन ही अधिगम है। गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी उन्नयन ही अधिगम है। अब हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम अनुभवों का परिणाम है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार है। अधिगम एक प्रकार से सीखना है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम कार्य एवं परिणाम है। अधिगम उत्पादन है और अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण का परिणाम है। अधिगम आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम की अवस्थाएं हैं। कोई भी बालक सीखने के दौरान एक समान गति से नहीं सीख पाता है और वह सीखते समय अलग अलग लक्षण प्रकट करता है तथा उसके सीखने में उतार चढ़ाव आता रहता है। इसे ही अधिगम की अवस्थाएं कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बालक प्रारंभ में अत्यधिक ऊर्जावान होने के कारण तीव्रता से एवं अधिक मात्रा से सीखता है। मध्य अवस्था में सीखने के दौरान बालक में थकान आलस्य आदि पैदा होने लगते हैं तथा उनके सीखने की गति मंद हो जाती है। अंतिम अवस्था में सीखने के दौरान एक ऐसा समय आता है कि बालक समय चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वह सीखना ही बिल्कुल बंद हो जाता है। अंतिम अवस्था में सीखने की अवस्थाएं बनना सार्वभौमिक नहीं है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात कही थी थॉर्नडाइक, स्किनर और गेट्स के अनुसार है। अब यहीं अधिगम स्थानांतरण। एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे एक बालक सबसे पहले भाषा का ज्ञान दिया जाता है तथा उसके बाद भाषा के ज्ञान के आधार पर वह अन्य विषय की भी पढ़ने लगता है। यानी अन्य विषय पढ़ने में भाषा का उपयोग होना ही भाषा के ज्ञान का अधिगम अंतरण है। कॉल्सनी के अनुसार पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना ही अधिगम अंतरण है। पीटरसन के अनुसार अधिगम अंतरण एक परिस्थिति में प्राप्त अनुभवों विचारों का दूसरी परिस्थिति में विनियोग है। ये परिभाषा है पीटरसन की। अंडरवुड के अनुसार वर्तमान क्रिया पर पड़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम का अंतरण है। अब अधिगम अंतरण के सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है। समरूप तत्व अधिगम अंतरण यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक, रूगर और सोरेनसन ने।
और इसका वास्तविक संस्थापक है थॉर्नडाइक। पहली व दूसरी परिस्थिति में यदि समान प्रकार के तत्व होते हैं तो अधिगम का अंतरण अधिकतम मात्रा में होगा, जिसे गणित का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भौतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों के तत्व समान होने से अंतरण अधिक से अधिक होगा। सामान्यीकरण का सिद्धांत, इसका प्रस्तुत करता है चार्ल्स जुंड एवं क्रो। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य व्यवहार जब बालक के व्यवहार में सामान्य हो जाता है तो वह व्यक्ति उस कार्य को आसानी से दूसरी परिस्थिति में भी कर लेता है, तथा सामान्य नहीं होने पर मुश्किल हो जाता है। जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से विज्ञान पढ़ाते हैं, उसे विज्ञान पढ़ाने कभी भी भेजा जाएगा तो वह आसानी से पढ़ा लेगा, परंतु यदि उसे गणित पढ़ाने के लिए भेज दिया जाए तो वो घबराने लगेगा। द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत, इसका अन्य नाम है विशिष्ट एवं सामान्य व्यवहार या फिर तत्व का सिद्धांत। यह दिया था सिद्धांत एक्सपेरिमेंट द्वारा। जी कारक होते हैं जो सामान्य कारक हैं, और जो भी एस कारक है वो विशिष्ट कारक है। विशिष्ट कारक कार्य को सीखने में मदद मिलती है और सामान्य कारक से सीखे गए अनुभव का व्यवहार में उपयोग में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमें सीखने के लिए एस कारक की मदद लेनी होती है तथा उसको पूरा करके काम में जी कारक से लेते हैं। एस कारक असंख्य होते हैं जबकि जी कारक केवल एक ही होता है। समग्रता या पूर्णाकार का सिद्धांत प्रस्तुत करता है वोल्फगैंग कोहलर। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्य या व्यवहार तभी संपन्न होता है और आगे के लिए अंतरित होता है जो कि पूर्णाकार में, क्योंकि पूर्णाकार समग्रता के समय प्राणी में सूझ या अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है जो आगे के कार्यों में विशेष योगदान प्रदान करती है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत, मूल्य यानी गुण और अभिज्ञान मतलब आदर्श मॉडल। इस सिद्धांत के प्रस्तुत करता है बागले। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार का अधिगम अंतरण केवल विशिष्ट या आदर्श मूल्यों के रूप में ही संभव है। सामान्यतः उसका अंतरण संभव नहीं होता तथा आदर्श मूल्य गुण सर्वाधिक रूप से अंतरित होते हैं। अधिगम के निहितार्थ या संप्रत्यय, महत्वपूर्ण प्रत्यय यानी विचार जो व्यक्ति बालक के सीखे हुए ज्ञान व्यवहार को स्थायी बनाने में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें ही मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम के संप्रत्यय कहते हैं। अधिगम के संप्रत्यय को लेकर सबसे पहले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में वर्णन किया था और यह पुस्तक की रचना की थी विलियम जेम्स द्वारा 1890 ईस्वी में। आत्मसंप्रत्यय, हमारे द्वारा स्वयं के लिए जो धारणा या विचार होते हैं उन्हें आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। और आत्मसंप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक आत्मसंप्रत्यय और दूसरा है आदर्शात्मक आत्मसंप्रत्यय। वास्तविक संप्रत्यय, जब एक व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्तमान को लेकर सोचता है कि मैं क्या कहूँ और कौन हूँ, कैसा हूँ, ये वास्तविक संप्रत्यय है। और आदर्शात्मक संप्रत्यय, जब एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर सोचता है कि मैं क्या बनूँगा, कैसे बनूँगा और कब बनूँगा, ये है आदर्शात्मक संप्रत्यय। आत्मसंप्रत्यय निर्माण के पक्ष हैं। किसी भी व्यक्ति या बालक में आत्मसंप्रत्यय निर्माण के लिए निम्न दो पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक तो है शारीरिक पक्ष। इस शारीरिक पक्ष में एक व्यक्ति अपने शरीर की संरचना एवं प्रमुख रूप के आधार पर सोचता है कि मैं कितना सुंदर, हैंडसम या आकर्षक हूँ। दूसरा है मानसिक पक्ष। जब एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता, बुद्धिलब्धि, परिपक्वता आदि को लेकर सोचता है तो वह
उसके लिए मानसिक पक्ष की अवधारणा होती है। प्रत्येक व्यक्ति को सदैव मानसिक पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को हर हाल में सकारात्मक सोचना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में कार्य करते समय अपने विद्यार्थियों के सकारात्मक संपर्क विकास में योगदान प्रदान करना चाहिए। अब मनोवृत्ति या अभिवृत्ति क्या है? एक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला दृष्टिकोण, नज़रिया अथवा सोच को ही उस व्यक्ति की मनोवृत्ति अभिवृत्ति के रूप में जानते हैं। थ्रस्टन किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाली धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव ही मात्रा ही मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति मूलतः 3 प्रकार की हो सकती है: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। मनोवृत्ति बहुत कम जन्मजात होती हैं और अधिकतम अर्जित होती हैं, जो कि संगति के प्रभाव से आती हैं। किसी भी व्यक्ति में पैदा करने के लिए पहले स्वयं में वह मनोवृत्ति होना आवश्यक है। रुचि क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही रुचि है, और रुचि सदैव व्यक्तिगत होती है। रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में सकारात्मक रुचि की दिशा में मार्गदर्शन देते हुए उस कार्य व्यवहार को उन्नत करे। यह शिक्षक का दायित्व है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और इस अच्छे कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। नेक्स्ट है अभिरुचि यानी अभिक्षमता या अभियोग्यता, इनके अन्य नाम है। किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय पद ही उसकी अभिरुचि, अभिक्षमता, अभियोग्यता के रूप में देखा जाता है, तथा ये उसकी रुचि का भविष्य या परिणाम है। अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित प्रकार की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रुचि और अभिरुचि दोनों ही जन्मजात एवं अर्जित है। अभिरुचियों के प्रकार है, इम्पोर्टेंट है ये अभिरुचियों के प्रकार। सबसे पहला यांत्रिक अभिरुचि। यांत्रिक अभिरुचि होगी जैसे किन में होगी? एक तो इंजीनियरिंग में मिस्त्री, चालक, कंप्यूटर कर्ता इत्यादि में ये अभिरुचि रहेगी। कलात्मक अभिरुचि में जैसे चित्रकार, शिल्पकार, संगीतकार, मूर्तिकार, इसमें ऐसे लोगों में कलात्मक अभिरुचि होगी। और शैक्षणिक अभिरुचि में जैसे शिक्षक, पत्रकार, लेखक। संवेदनात्मक अभिरुचि डॉक्टर, सैनिक, पुलिस में यह रुचि होगी। सामाजिक अभिरुचि समाज सेवी, समाज सुधारक, राजनेता इत्यादि में सामाजिक अभिरुचि होगी। आदत क्या है? हम लोग जब भी पहली बार किसी कार्य को करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल होता है, परंतु बार बार करने पर वह सरल होने लगता है तथा एक दिन हमारे स्वभाव में आ जाता है, उसे ही आदत कहते हैं। तथा आदत हमारे कार्य को सरल बनाने का व्यवहार है। गेरेट के अनुसार आदत की परिभाषा है: आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। लाडेल के अनुसार आदत वह कार्य है जिसे व्यक्ति पहली बार जानबूझकर सहजता से करता है, परंतु बार बार करने से स्वतः होने लगती है। सामान्यतः आदतों के 2 प्रकार हैं, एक तो अच्छी आदत और एक बुरी आदत, परंतु वैलेंटाइन ने 7 प्रकार की आदतों का उल्लेख किया है। यांत्रिक आदतें जैसे कपड़ों के बटन बंद करना, जूते के फीते बांधना, टाई बांधना आदि यांत्रिक आदतें हैं। नाड़ी तंत्र संबंधित आदतें: पैर हिलाना, दांतों से नाखून काटना, पेन को मुंह में लेना, ये नाड़ी संबंधी आदतें हैं। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें: शराब पीना, कॉफ़ी पीना, धूम्रपान करना, चाय पीना, ये शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें हैं। और भाषा संबंधित आदतें: अपशब्दों का प्रयोग करना, तेज़ी से बोलना, तकिया कलाम, अशुद्ध बोलना इत्यादि भाषा संबंधी आदतें हैं। विचार संबंधी आदतें: विचार में अंतर्गत अच्छे विचार और बुरे विचार। नैतिक आदतें:
नैतिक आदतों में सेवा करना, बड़ों का कहना मानना, प्रमाण करना, प्रणाम करना आदि नैतिक आदतें हैं। भावना संबंधित आदतें, इसमें प्रेम, दया, करुणा, सहयोग संबंधित आदतें हैं। आदत की उपायदेयता रायबर्न के अनुसार सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। यदि अच्छी आदतें हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, और यदि बुरी आदतें हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी बुरा होगा। अब ये सीखने की विधियाँ। मनोविज्ञान में सीखने के लिए कुछ तरीके सुझाए गए हैं जिन्हें सीखने की विधियाँ कहते हैं। विराम व अविराम सीखना, यानी जब व्यक्ति किसी विषय वस्तु को पढ़ते समय बीच बीच में रुकता है यानी विश्राम लेकर पढ़ता है तो वह विराम सीखना होता है, और यदि व्यक्ति बिना रुके लगातार पढ़ता रहता है तो वह अविराम पढ़ना सीखना कहलाता है। जब विषय वस्तु ज़्यादा बड़ी लंबी होती है तो वहाँ विराम तथा छोटी विषय वस्तु हो तो अविराम सीखता है। कमज़ोर व छोटी कक्षाओं के बालक विराम सीखते हैं, जबकि बड़ी कक्षा या प्रतिभाशाली बालक अविराम सीखता है। विराम सीखना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें व्यक्ति विश्राम करते हुए आसानी से सीखता रहता है, परंतु जब वह अविराम सीखता है तो थकान अधिक होती है। पूर्ण सीखना यानी आंशिक सीखना, जब विषय वस्तु को पूर्ण रूप से या एक साथ सीखने का प्रयास करता है तो वह पूर्ण सीखना होता है, जबकि विषय वस्तु को अंशों में विभाजित कर एक एक अंश को सीखने का प्रयास करता है तो वह आंशिक सीखना होता है। जब विषय वस्तु छोटी होती हैं तो पूर्ण सीखना तथा बड़ी या लंबी होती हैं तो अंश सीखना ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। प्रभावशाली व अधिक आयु के व्यक्ति पूर्ण सीखना पसंद करते हैं तथा कमज़ोर व छोटे बालक आंशिक सीखना पसंद करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार छोटी या संक्षिप्त विषय वस्तु को पूर्ण विधि से तथा बड़ी व विस्तृत विषय वस्तु को आंशिक विधि से सीखना ज़्यादा उपयोगी रहता है। साम्यप्राय सीखना यानी प्रासंगिक सीखना, जब एक व्यक्ति या बालक को किसी उद्देश्य को लेकर कोई विषय वस्तु सीखने के लिए दी जाती है तो वह उसे साम्यप्राय सीखने का प्रयास करता है तथा उसके अर्थ को भी ठीक प्रकार से समझता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व में जो कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, परंतु व्यक्ति अकस्मात प्रसंगवश कुछ सीख जाता है तो वह प्रासंगिक सीखना होता है। अब है सीखने के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी शिक्षा साथी डेविड आशुबेल ने सीखने के प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं सीखने के। अभिकरण सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, रटत द्वारा सीखना और साम्यप्राय सीखना यानी अर्थ ग्रहण करके सीखना। डेविड आशुबेल ने ये प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है अभिग्रहण सीखना। जब बालक को किसी विषय वस्तु लिखित या मौखिक रूप से बता दी जाती है और वह बालक उसे वैसे ही की वैसी स्मरण कर लेता है तथा समझने का भी पूरा ध्यान रखता है। दूसरा प्रकार है रटंत सीखना। जब बालक व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को वैसा का वैसा याद कर लेता है परंतु समझने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है, वह रटंत सीखना कहलाता है। अन्वेषण सीखना, जब सीखने वाला दी गई वैसी वस्तु को के अलावा उसमें स्वयं के तर्क, विचार एवं प्रत्यय भी सम्मिलित करने का प्रयास करता है तो वह अपने आप में अन्वेषण सीखना होता है। चौथा प्रकार है अर्थग्रहण या साभिप्राय सीखना। जब व्यक्ति या बालक किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अर्थग्रहण करते हुए सीखने का प्रयास करता है तो वह अर्थग्रहण सीखना होता है तथा इसे मनोविज्ञान में सर्वोत्तम प्रकार का सीखना होता है। अब हैं अधिगम के सिद्धांत। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं अधिगम से सिद्धांत से। अधिगम की सात चर्या के सिद्धांत यानी SRT
स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या सिद्धांत है थॉर्नडाइक, पावलोव, सीएल और स्किनर द्वारा ये सिद्धांत दिया गया साहचर्य संबंधित। और अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत मैक्स वर्दिमर, कोर्ट लेविन कोप्ता और बांडुरा के सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने और इनके उपनाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये इनके उपनाम है। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक अमेरिकी विद्वान के द्वारा दिया गया और थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त है। इन्हीं पशु या जंतुओं का पहला प्रयोग करने का श्रेय जाता है किसको? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक ने पहली बार 1858 ईस्वी में अपना शोध पत्र एनिमल इंटेलिजेंस प्रस्तुत किया था। इन्होंने अपने एनिमल इंटेलिजेंस शोध पत्र में ही पहली बार कहा था कि कोई भी प्राणी, व्यक्ति, बालक प्रयास व त्रुटि से सीखता है। हालांकि थॉर्नडाइक ने अनेक जंतुओं पर प्रयोग किया, परंतु अंतिम रूप से सीखने के नियम का व सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए 1913 ईस्वी में भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक का प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करते समय उनके द्वारा पजल बॉक्स का उपयोग किया गया। ये पजल बॉक्स हैं, इसके अंदर एक भूखी बिल्ली है और बिल्ली उछल कूद कर रही है यानी अनुक्रिया कर रही है और बाहर मछली का टुकड़ा है। मछली के टुकड़े को उद्दीपक कहा जाता है और बिल्ली है उद्दीपन। थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग के बाद पाया कि एक बिल्ली जैसा मंदबुद्धि प्राणी की भी नियमित रूप से अपने अनुभवों को संग्रहित करते हुए दरवाज़ा खोलना सीख जाती है, तो फिर कोई भी बालक, व्यक्ति भी प्रयास व त्रुटि के द्वारा नवीन व्यवहार को आसानी से सीख सकता है। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के बाद सिद्धांत को निम्न नियमों के रूप से प्रस्तुत किया है। इनके मुख्य नियम 3 नियम हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं 3 नियम। सबसे पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग अनुप्रयोग का नियम दिया और प्रभाव के नियम के अंतर्गत संतोष और असंतोष का नियम दिया जो उपनियम है इसके। तत्परता का नियम जैसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए यानी कुछ भी सीखने के लिए उसके लिए तत्पर रहना जरूरी है। यानी एक घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसके पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसके लिए उसको तत्पर होना ही पड़ेगा। अभ्यास यानी बार बार अभ्यास करने से सीखा जा सकता है। थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम हैं। सबसे पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम और सांद्रता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और साहचर्य व्यवहार का नियम। सबसे मुख्य नियम में सबसे पहला है तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी प्राणी में किसी कार्य के प्रति तत्परता होती है तो उसमें कार्य के प्रति रुचि पैदा हो जाती है, जिसमें कार्य में सफलता मिलती है। वुडवर्थ के अनुसार तत्परता से अभिप्राय मानसिक तैयारी से है और उपनियम रुचि का नियम है। उदाहरण, मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है, काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मजदूर उसके लिए तत्पर होगा तो ही काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। अभ्यास का नियम, इस नियम के अनुसार यदि कमज़ोर से कमज़ोर प्राणी को भी किसी व्यवहार को सिखाने के लिए बार बार अभ्यास करवाया जाता है तो वह प्राणी उस व्यवहार को आसानी से सीख लेता है। यहाँ पर यह भी तय है कि हम उसी कार्य का अभ्यास कर पाते हैं जो हमारे लिए उपयोग होता है। उपयोग अनुपयोग का नियम जो उपनियम दिया था, उदाहरण है राम कक्षा में प्रथम आता था परंतु इस बार खेलों पर अधिक ध्यान देने के कारण पिछड़ गया, ये उदाहरण है। प्रभाव का नियम, जब हम प्राणी किसी कार्य को करते हैं तो उसके परिणाम जरूर ही आते हैं,
जो परिणाम आते हैं, जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, सकारात्मक परिणाम आने पर संतोष की एवं नकारात्मक परिणाम आने पर असंतोष की प्राप्ति होती है। तो इसके अंतर्गत संतोष असंतोष का उपनियम भी दिया है। उपनियम है संतोष असंतोष का नियम। और उदाहरण है, एक छोटा बालक अपने दादा दादी के पास ही रहना पसंद करता है। थॉर्नडाइक के गौण नियम है, सबसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से उपाय करना तथा निश्चित परिणाम प्राप्ति के लिए प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना होता है। उदाहरण के लिए, एक प्रतियोगी किसी परीक्षा में सफल होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करता है। दूसरा गौण नियम है आंशिक अनुक्रिया का नियम। जब कोई कार्य एक साथ पूरा नहीं हो सकता है तो फिर उसे छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है और एक एक कार्य को पूरा करते हुए संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जैसे उदाहरण है, एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को एक साथ पूरा नहीं करवा पाने की स्थिति में उसकी इकाइयाँ बनाकर पढ़ाते हुए कोर्स पूरा करवाता है। तीसरा गौण नियम है सादृश्यता का नियम। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को होते हुए देखता है तो फिर वह देखे हुए व्यवहार को आधार पर स्वयं भी कर लेता है। उदाहरण है, एक बालक किसी को साइकिल चलाते हुए देखता है और फिर स्वयं भी चलाने लगता है। चौथा गौण नियम है मानसिक विन्यास या स्थिति का नियम। किसी भी कार्य के प्रति हमारी सकारात्मक या फिर नकारात्मक सोच का होना। उदाहरण है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत है। यानी मन में ठान लिया कि हार तो हार जीत है, हार निश्चित है, और मन में ठान लिया है कि जीत है तो जीत निश्चित है। पांचवा गौण नियम है साहचर्य व्यवहार का नियम। एक प्राणी जब किसी दूसरे प्राणी के संग रहता है तो उसमें व्यवहार का आदान प्रदान होता है तथा उच्च व्यवहार नियम निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है। उच्च व्यवहार निम्न व्यवहार में प्रकट हो जाता है। जैसे तोता मानव की भाषा सीख जाता है। अब इन सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है और प्रयास व त्रुटि से सीखने पर बल देती है। ये अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है, मानसिक सक्रियता पर बल देता और सकारात्मक सोच पर बल देता है और संयोजनवाद अनुभव संगठन को स्पष्ट करता है। अब अगला सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसका अन्य नाम है परंपरागत अनुबंध, शास्त्रीय अनुबंध, प्राचीन अनुबंध या क्लासिकल थ्योरी। यह सिद्धांत रूस के शरीर क्रिया शास्त्री हैं इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया सिद्धांत है और इन्होंने 1904 ईस्वी में कुत्ते पर प्रयोग करते हुए इन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि यानी पोरेटेट ग्रंथि पर प्रयोग किया है। प्रयोग का उद्देश्य है पाचन क्रिया को समझना और 1904 ईस्वी में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पावलोव को। और नोबेल पाने वाले एकमात्र विद्वान जिनका संबंध मनोविज्ञान से है। पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय लेस्टर एंडरसन नामक शिक्षाशास्त्री को जाता है। पावलोव ने विचार किया था कि यदि एक प्राणी या व्यक्ति को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ ठीक से अनुकूलित कर दिया जाता है तो उस प्राणी पर उसका प्रभाव भी वास्तविक उद्दीपक की तरह आने वाला लगता है। अब पावलोव का प्रयोग है, पावलोव ने 1904 में प्रयोग किया कुत्ते पर और यह प्रयोग 3 चरणों में किया था। 3 चरणों में, एक तो अनुकूलन से पूर्व और अनुकूलन पैदा करने के दौरान और तीसरा है अनुकूलन पैदा होने के बाद। अब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। ये UCS, UCR, CS, CR नाम है। अनुकूलन से पूर्व यानी पहला चरण, भोजन यानी कुत्ते को स्टैंड पर बांध दिया गया और भोजन को प्रस्तुत किया गया, यानी घंटी
लार का शुरू होना स्वाभाविक अनुक्रिया है, और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, और भोजन लार का आना यानी कुत्ते द्वारा भोजन देखते ही लार का आना। पहले चरण में भोजन यूसीएस को देखते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, और दूसरे चरण में अनुकूलन पैदा करने के दौरान यानी कुत्ते को स्टैंड से बांध दिया गया, और सब फिर घंटी की आवाज़ जो अस्वाभाविक उद्दीपक थी घंटी बजाई गई, और उसके बाद भोजन प्रस्तुत किया गया जो स्वाभाविक उद्दीपक हैं। और घंटी बजते ही बजते ही कुत्ते को भोजन प्रस्तुत किया गया, और भोजन प्रस्तुत करते ही कुत्ते द्वारा लार का आना यानी स्वाभाविक अनुक्रिया है। कई दिनों तक इस प्रयोग को दोहराया गया, जिसमें कुत्ता घंटी की आवाज़ के साथ अनुकूलित होने लगा, यानी घंटी की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक है, और भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, और लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया है। पावलोव ने इस चरण में कुत्तों को घंटी की आवाज़ सीएस के साथ अनुकूलित कर दिया, और अनुकूलन पैदा करने के लिए सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक को तथा बाद में स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी अंतराल 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरा चरण है अनुकूलन के बाद कुत्ते को स्टैंड से बांध दिया गया, और फिर घंटी बजाई गई। घंटी बजाते ही कुत्ते की लार टपकना यानी घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दी, और लार टपकाना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी की आवाज़ सुनते ही लार का आना अनुकूलित अनुक्रिया शास्त्रीय अनुबंधित अनुक्रिया है। पावलोव ने अपने इस प्रयोग के द्वारा अंतिम चरण में स्पष्ट किया कि कुत्ता बिना भोजन के भी लार टपका रहा था, यानी वह अस्वाभाविक अनुक्रिया प्रकट कर रहा। यही अनुकूलित अनुक्रिया होती है, और इस सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि जब भी किसी प्राणी को किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, तो वह प्राणी उससे भी उसी प्रकार से प्रभावित होने लगता है, तथा ऐसे करने से कार्यों में सरलता पैदा हो जाती है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की महत्वपूर्ण शब्दावली है अनानुबंधित या स्वाभाविक प्राकृतिक उद्दीपक, अनुबंधित अस्वाभाविक अनुकूलित उद्दीपक, विलोपन, स्वतः प्रकटीकरण, सामान्यीकरण और विभेदन। अनानुबंधित स्वाभाविक या प्राकृतिक उद्दीपक क्या है? वह उद्दीपक जो किसी बिना प्रशिक्षण के भी हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ता है, या किसी प्राणी स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है, जिससे भोजन का प्रभाव हमारे ऊपर स्वाभाविक आता है। अनुबंधित अस्वाभाविक स्वाभाविक अनुकूलित उद्दीपक वह उद्दीपक जो किसी प्रशिक्षण या अनुकूलन के कारण प्राणी पर अपना प्रभाव छोड़ता है तथा स्वाभाविक उद्दीपक की तरह अनुबंधित व्यवहार होता है। ऐसे उद्दीपक अनुबंधित होते हैं। जैसे घंटी की आवाज़ का प्रशिक्षण कुत्ते को। विलोपन क्या है? जब किसी प्राणी को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित कर दिया जाता है, तो परंतु फिर कई दिनों तक लगातार ऐसे केवल अनुकूलित उद्दीपक ही प्रस्तुत करते हैं तथा स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं देते हैं, तो वह अनुकूलित उद्दीपक से प्रभावित होना बंद कर देता है। इसे ही विलोपन कहते हैं। जैसे घंटी की आवाज़ से अनुकूलित होने के बाद यदि कुत्ते को लगातार बिना भोजन केवल घंटी की आवाज़ ही प्रस्तुत करते हैं, तो वह लार टपकाना छोड़ देगा बाद में। स्वतः प्रकटीकरण, जब किसी प्राणी में किसी भी अनुकूलित व्यवहार का विलोपन हो जाता है, परंतु विलोपन के बाद फिर से कोई स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वापस अनुकूलित अनुक्रिया व्यवहार प्रकट हो जाता है। इसे ही स्वतः प्रकटीकरण कहते हैं। सामान्यीकरण, जब अनुकूलित उद्दीपक की लगभग समान आकृति या कोई अन्य उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया जाने पर भी प्राणी वैसा ही व्यवहार प्रकट करे। जैसे पावलोव के कुत्ते के सामने साइकिल की घंटी बजाने पर भी वह लार टपकाने लगे। विभेदीकरण क्या है? कई बार
अनुकूलित उद्दीपक के लगभग समान दूसरा अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर उसका अंतर वही प्राणी समझ जाता है और उससे प्रभावित नहीं होता है तो वह विपत्तिकरण कहलाता है। पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग क्या क्या है? भय के निवारण में, सामाजिकरण में, आदर्श स्वभाव के निर्माण में, भाषा शिक्षण में और दर्शन के शिक्षण में, सहायक सामग्री के क्षेत्र में, गणित शिक्षण में और नवीन एवं परंपरागत विचारों में। पुनर्बलन का सिद्धांत, इसका अन्य नाम है आवश्यकता पूर्ति, आवश्यकता अवकलन, चालक न्यूनता, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत, निर्गमित व्यवहार का सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके प्रस्तुत करता है क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को दिया है 1915 ईस्वी में और क्लार्क हल यानी CL हल अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने 3 परिस्थितियाँ रखी हैं। सबसे पहले समान थॉर्नडाइक प्रयोग यानी भूखी बिल्ली पर वाला, और बिल्ली को भरपेट भोजन के बाद पजल बॉक्स को बैठाया गया, कृत्रिम भोजन रखा गया जो कि पुनर्बलन नहीं दे पाया। हल ने विभिन्न जंतुओं एवं परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में अपना सिद्धांत दिया है। हल ने अपना सिद्धांत देते हुए कहा कि कोई भी प्राणी उस कार्य को करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी हो सके तथा आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए पुनर्बलन होता है। लेस्टर और एंडरसन के अनुसार हल ने अपना सिद्धांत थॉर्नडाइक की श्रेणी का ही दिया है, परंतु यह नए तुल्य शब्दों का सिद्धांत है। स्किनर के अनुसार हल का सिद्धांत साहचर्य के सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ है। अभी इस सिद्धांत के तथ्य हैं, विशेष तथ्य हैं। क्लार्क लियोनार्ड हल ने आवश्यकता पर बल दिया है तथा व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण माना है। हल ने आवश्यकता की पूर्ति की उपायदेयता को पुनर्बलन के रूप में परिभाषित किया है। CL हल ने अपने विचारों में विशेष रूप से चालक के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है और इन्होंने कार्य के लिए व्यवस्थित व्यवहार को भी विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। CL हल के अनुसार CL हल की सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? पुनर्बलन प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु निर्माण में सहायक है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण हल के सिद्धांत के आधार पर होता है, परंतु पाठ्यक्रम प्रस्तुति गेस्टाल्टवाद की देन है। यह सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रेरणा को स्पष्ट करता है और यह सिद्धांत कार्य व्यवहार को व्यवस्थित करने पर बल देता है। अगला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसका अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेट थ्योरी, RS थ्योरी। इसके प्रस्तुत करता है वुडरहम फ्रेडरिक स्किनर यानी स्किनर BF स्किनर, जो अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने प्रयोग किया था 1938 में चूहे पर और 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत शब्द का अभिप्राय है क्रिया करने में से उत्पन्न उद्दीपक एवं उसके परिणाम से हैं और 1938 में चूहे पर प्रयोग। स्किनर ने एक क्रिया प्रसूत बॉक्स यानी आवाज़ रोधी बॉक्स के माध्यम से चूहे पर प्रयोग किया, जिसमें उसने देखा कि चूहा पहले क्रिया करता है फिर भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रयोग में स्पष्ट हुआ कि किसी प्राणी के कार्य करने पर उसे उद्दीपक पुनर्बलन मिलता है तो अधिगम संभव है। और कबूतर पर प्रयोग 1943 में स्किनर ने कबूतर पर भी क्रिया प्रसूत या विजन बॉक्स के माध्यम से प्रयोग किया और पाया कि वह पुनर्बलन से भोजन प्राप्त करना सीख रहा है। स्किनर ने इन प्रयोगों के माध्यम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा एक निष्कर्ष देते हुए 2 अनुक्रियाएं बताई हैं। स्किनर ने 2 प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया है। एक है प्रकाशित अनुक्रिया। स्किनर के अनुसार जब किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक पहले से मौजूद हो तथा वह उससे प्रभावित होकर
क्रिया करे तो यह अनुक्रिया, प्रकाशित अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी उद्दीपन अनुक्रिया कहलाती हैं, यानी एसआर थ्योरी होती है। उत्सर्जित अनुक्रिया, स्किनर के अनुसार जब प्राणी के सामने किसी प्रकार का कोई उद्दीपक नहीं होता है परंतु क्रिया करने के बाद प्रकट यानी क्रिया प्रसूत हो जाता है तो उसे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया उद्दीपक रेस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत कहते हैं, यानी आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया है। स्किनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को बदलकर आरएस थ्योरी रूप में प्रस्तुत कर दिया है। स्किनर ने अपने प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया कि कोई भी प्राणी क्रिया प्रस्तुत अधिगम की प्राप्ति तब कर पाता है जब उसके लिए वह सक्रिय रूप से पुनर्बलन प्राप्त करता है, यानी पुनर्बलन अधिगम के लिए आवश्यक माना गया है। इस सिद्धांत को प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है और इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य हैं सतत पुनर्बलन यानी लगातार मिलने वाला, आंशिक पुनर्बलन यानी बीच बीच में पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन एक निश्चित अंतराल के बाद पुनर्बलन, तत्काल पुनर्बलन और जो कार्य के आनुपातिक रूप में दिया जाता है। अब यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है। कंप्यूटर एवं टक्कन की शिक्षा के लिए उपयोगी है। यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बलन की बात करता है और स्किनर एकमात्र विद्वान है जिनका मानना है कि पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए ताकि सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। इसी सिद्धांत के आधार पर 1954 ईस्वी में B.F. स्किनर एवं हॉलैंड ने अभिक्रमिक अनुदेशन विधि दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जनक है स्किनर। यह सिद्धांत जॉन डीवी के लर्निंग बाय डूइंग के विचार का समर्थन करता है। अब है गेस्टाल्ट थ्योरी, समग्राकृति, पूर्णाकार, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया था जर्मनी के विद्वान थे मैक्स बर्दिमन ने यह सिद्धांत दिया। 1912 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र या पूर्णाकार। लेस्टर एंडरसन, आकार, पैटर्न, आकृति, समग्रता। बर्दिमन ने 1912 ईस्वी में थॉर्नडाइक के विचार का खंडन करते हुए कहा कि प्राणी प्रयास और त्रुटि से नहीं सीख सकता। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं मैक्स बर्दिमर और गेस्टाल्ट प्रयोग करता है कोहलर, सिद्धांत प्रस्तुत करता है कुर्त कोफ्ता और समर्थन करता है कुर्त लेविन। इसके लिए प्रयोगकर्ता अमेरिकी विद्वान वोल्फगैंग कोहलर ने, जिन्होंने अमेरिकी द्वीप कैनेरी पर सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तान नाम याद रखना। प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त किया वे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बने। इस प्रकार के गेस्टाल्टवादियों ने स्पष्ट किया कि जब किसी प्राणी या बालक के समक्ष संपूर्ण समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वह प्राणी पूर्व ज्ञान से प्राप्त सूझ एवं उससे आने वाले नवीन अनुभवों के द्वारा अधिगम कर लेता है। गेस्टाल्ट विचारधारा का विकास, G.W. ऑलपोर्ट के अनुसार इन्होंने एक नर्सरी स्कूल में 44 बालकों पर प्रयोग किया जो कि 18 से 48 माह की आयु के थे और प्रयोग में उन्होंने देखा कि ऊंचाई पर रखे खिलौनों को क्रम आयु के बालकों ने देरी से तथा अधिक आयु वाले बालकों ने शीघ्रता से प्राप्त किया है। जंतुओं की अपेक्षा मानव शिशु में सूझ अधिक पाई जाती है तथा आयु के साथ ही साथ बढ़ती जाती है। अब एक गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत करना, शिक्षण में पूर्ण से अंश की और शिक्षण सूत्र इसी पर आधारित हैं। समस्या समाधान के क्षेत्र में उपयोगी है ये, और यह सिद्धांत रटने के स्थान पर तार्किक रूप से समझने पर बल देता है। तर्क और चिंतन का विकास में सहयोगी है ये सिद्धांत। प्रत्येक परिस्थिति में प्राप्त अनुभवों का सदुपयोग करना,
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा देना और लाइक कर देना। अगला सिद्धांत है क्षेत्र तलरूप अधिगम सिद्धांत। इसका प्रस्तुतकर्ता हैं कुर्ट लेविन, जो जर्मनी विद्वान थे और अमेरिका में रहते हुए ये सिद्धांत दिया था। इनका प्रयास 1916 से 1946 ईस्वी के बीच लगातार रहा है। इनके सिद्धांत में इन्होंने प्रक्षेपीय एवं वातावरणीय व्यवहार को विशेष महत्व प्रदान किया, इसलिए इनका सिद्धांत संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कहलाता है। कुर्ट लेविन ने एक छोटी बालिका पर प्रयोग किया है एवं उस बालिका के सामने बार बार रुकावट पैदा करने के बाद भी वह तब तक रुकती नहीं जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाती। जिस प्रकार से बालिका के सामने बाधाएं आने पर भी वह उनका मुकाबला करते हुए निश्चित मंजिल तक पहुंचती हैं, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक वातावरण के धरातल पर व्यक्ति के सामने कठिनाइयाँ आती हैं। लेविन के अनुसार सामाजिक वातावरण की धरातल पर बाधाओं का मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन विस्तार है। और यहाँ कुर्ट लेविन ने क्षेत्र तलरूप, जीवन विस्तार, वेक्टर, शक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह सिद्धांत जोखिम नहीं लेने या प्रयास नहीं करने वाले व्यक्तियों को बोझ की तरह समझता है। यह सिद्धांत निरंतर बढ़ते रहने की सीख देता है। इस सिद्धांत में सामाजिक वातावरण एवं विशेष चुनौतियों को समझकर सीखने पर बल दिया जाए। अभी इस सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिताएं? बाधाओं से मुकाबला करते हुए निरंतर बढ़ते रहने की सीख मिलती है। इससे प्रेक्षण के द्वारा सीखने पर भी जोर देता है और यह सिद्धांत जोखिम लेने की शक्ति देता है। सामाजिक वातावरण से सीखने पर बल देता है, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है तथा सकारात्मक सोच पर बल देता है। कुर्ट लेविन ने 1946 ईस्वी में सामाजिक शोध के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को भी अपनाया है। अब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसका अन्य नाम है प्रेक्षणीय अधिगम, मॉडलिंग थ्योरी, सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम नाम दिया था 1986 में नाम दिया ये। और इस सिद्धांत के प्रस्तुत करता है अल्बर्ट बांडुरा, जो 1925 ईस्वी में कनाडा में जन्म हुआ था इनका, अल्बर्ट बांडुरा का। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में रहते हुए कार्य किया और जोकर, गुड़िया, बच्चे की टेलीफिल्म इत्यादि पर प्रयोग किया। सामाजिक वातावरण में मान्य व अमान्य प्रकार के व्यवहार होते हैं। बालक को मान्य व्यवहार ग्रहण करना एवं अमान्य व्यवहार छोड़ना सिखाना ही सामाजिक अधिगम में 1977 से 78 में उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1986 ईस्वी में उन्होंने पियाजे से प्रभावित होकर अपने सिद्धांत में संशोधन किया और सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से पुनः प्रकाशित किया है। इसके सिद्धांत में निम्न नामों से जाना जाता है। मॉडलिंग थ्योरी, बालक अपने से बड़े लोगों के कार्य को देखता है तथा उसके कार्य व्यवहार में प्रभावित होकर वह भी ऐसा ही प्रयोग करने लगता है, इसलिए एक मॉडलिंग की तरह नकल करने के कारण इसे मॉडलिंग थ्योरी कहा जाता है। प्रेक्षणीय सिद्धांत, बांडुरा के अनुसार कोई भी बालक उस सामाजिक वातावरण में होने वाले व्यवहारों से प्रभावित होता है तथा दृश्य प्रेक्षण के आधार पर व्यवहार सीखता है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, अन्योन्य निर्धारिता यानी सामाजिक वातावरण, संज्ञानात्मक व्यक्ति और व्यवहार अयोग्य मानते मॉडल है ये, और सभी आपस में जुड़े हुए हैं। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार एक बालक में होने वाला सामाजिक अधिगम 4 सोपानों पर निर्भर करता है: अवधान, धारण, स्मृति, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्बलन। अवधान क्या है? इसको बालक मॉडल समझता है, उसमें सही आकर्षण होना आवश्यक है। धारण, बालक अपने मॉडल के व्यवहारों को बिंब प्रतिमान के रूप में स्मृति में रखता है। पुनः प्रस्तुतिकरण, बालक सीखे गए व्यवहार को वैसा का वैसा पुनः प्रकट कर देना प्रस्तुतिकरण कहलाता है। पुनर्बलन,
पुनः प्रस्तुतिकरण एक बालक के लिए अपने आप में पुनर्बलन होता है। उपयुक्त अवधान धारण पुनः प्रस्तुतिकरण एवं पुनर्बलन के क्रम में बालक अधिगम की प्राप्ति करता है। अल्बर्ट बंडूरा ने प्रेरकीय अधिगम व्यवहार के प्रवर्तक माना जाता है और इस सिद्धांत की उपयोगिता है। यह सिद्धांत मान्य गुणों को ग्रहण करने पर बल देता है। यह सिद्धांत अभिभावक एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी है और यह सिद्धांत प्रेक्षणीय व्यवहार के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत आदर्श व्यवहार के लिए प्रेरित करता है।